गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल अंदर तमारा बधाનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी एनो आपणे पाठ 11मो पहोंच्या छे। तो पाठनु नाम है एक यात्रा यह भी। हम कभी कभी कहीं यात्रा मुसाफरी करते हैं तब हमको ऐसे ऐसे अनुभव होता है कि हमको जिंदगी भर उसको हम भूल नहीं सकते। ऐसा भी एक बनाव इस पाठनी के भीतर लेखक को हुआ था। लेखक यात्रा भीरु थे। यात्रा भीरु એટલે यात्रा से डरने वाला। क्यों इसको यात्रा से डर लगता था? कि ना जाने रास्ते में किन किन लोगों का सामना करना पड़े, कैसे कैसे लोगों के पाला पड़े, उसको जवाब देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा वाले वो कभी हमारी बात सुनते ही नहीं है। एक बार देखते हैं कि कोई अनजान यात्री हमारे शहर में आया है तो मनचाहा किराया लेता था। इस तरह लेखक को यात्रा से डर लगता था। वो यात्रा से जाने के लिए कभी राजी नहीं होते थे। तो भी हमको कभी कभी यात्रा करनी पड़ती है। तो इस बार लेखक से उसको एक डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पर लेखक को इस बात का खूब मन शांत था कि उसके साथ उसकी पत्नी थी। कोई अपने साथ होता है तो हमको थोड़ी सांत्वना मिलती है कि हमारे साथ कोई है। एक जो हमको भीतर ही भीतर जो भय उत्पन्न होता है उसमें हमको राहत मिलती है कि हमारे साथ कोई है, सांत्वना मिलती है। तो इस बार ग्वालियर जाते समय लेखक के साथ उसकी पत्नी भी थी। तो जब वो ग्वालियर पहुंचे तब एक युवान नवयुवक था। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। स्टेशन पर जब उतरे तो सब रिक्शा वाले हमारे आसपास घूमने लगते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो हम पे पहुँचा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ बातचीत करने लगते। तो एक नवयुवक था रिक्शा वाला, वो लेखक के पीछे पीछे जा रहा था और पूछता था, बोल रहा था, बाबूजी तुमको कहाँ जाना है, चलो मैं तुमको पहुँचा दूँ। तो एम कहीं थोड़ी देर के लिए वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। पर लेखक को भीतर ही भीतर एक डर था कि कोई रिक्शा वाला उससे ज़्यादा पैसा ले लेगा। पर यह रिक्शा वाले की एक बात लेखक को बहुत अच्छी लगी। वो नवयुवक बोलता है कि बाबूजी आखिर तुम किसी के रिक्शा में तो जाएंगे ना, तो मेरे रिक्शे में क्यों नहीं, मैं तुमको पहुंचा दूंगा, तुमको जहाँ जाना होता वहाँ। रिक्शे वाले की यह बात लेखक को बहुत अच्छी लगी और बिना सोचे विचार किए उसकी रिक्शा में बैठ जाता है। तो रिक्शा वाले कहता है तुमको कहाँ जाना।
और जब वो लोग डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं तो रिक्शा वाला उसको वहाँ पहुंचा देता है। बाद में किराया देता है लेखक, तो पूछता है लेखक कि कितना दूर, तो कि तुमको जितना अच्छा लगे उतना दे दो। जब वह लेखक क्लिनिक के पास जाते हैं तब मालूम होता है कि डॉक्टर ने तो जगह बदल दी है। तो निराश होकर लेखक वापस आते हैं बाहर, तो रिक्शा वाला वहीं खड़ा मिलता है। एक अजीब सा गुण था वो रिक्शे वाले में, एक अजीब सी लागणी थी कि जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है। बाद में कहते हैं लेखक कि तुम अभी यहाँ ही खड़े हो, तो रिक्शा वाला बोलता है कि बाबूजी तुमको वहाँ काम निपटा के कहीं तो जाना होगा ना। लेखक अपने मन में विचारते हैं कि कैसा युवक है कि किसी भी आनाकानी के बिना वो हमारी मदद कर रहा है। अब उसके मन में थोड़ा सा डर कम होता है। तब वो जहाँ डॉक्टर ने अपना दूसरी जगह क्लिनिक खोला था वहाँ जाते हैं, वहाँ काम निपटा कर वही रिक्शा वाले के साथ एक होटल पे जाता है। तो होटल में जाते समय रिक्शा वाला उसको पूछते हैं तुम कब वापस जाने वाले हो? तो कि कल। तो मैं तुम्हें कल ग्वालियर दिखाने ले जाऊंगा, ऐसा ड्राइवर बोलता है। रिक्शा ड्राइवर है वो बोलता है। लेखक को कैसे इसके साथ एक अनायास એટલે કે एक ऐसा संबंध जुड़ गया था वो मना ही नहीं कर पाता था। दूसरे दिन रिक्शा वाला सुबह आता है और लेखक और उसकी पत्नी को घुमाने के लिए ले जाता है और उसको सारा ग्वालियर दिखाता है। बीच बीच में दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी नौकरी करते हो, तुम नौकरी नहीं करते, ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। तो दूसरे दिन जब होटल में उसको छोड़ने आता है तो उसको चाय पीने के लिए भीतर बुलाते हैं लेखक और उसकी पत्नी। तो वो उसको संकोच होता है पर फिर जाते हैं और चाय के साथ अपनी अपनी बातचीत होने लगती है। तब लेखक उसको पूछता है कि क्या तुम ग्वालियर का रहने वाले हो? तो रिक्शा वाला कहता है नहीं, मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ। बातचीत करते करते उसका मन भर जाता है। कुछ इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं बनी होती है कि वो अपने मन से निकाल ही नहीं पाता था। ये घटना उसके मन को एक चोट दे जाती है कि वो कभी भी उसको भूल नहीं सकता था। थोड़ी देर निराश होने के बाद वह फिर अपनी बातचीत शुरू करता है। जो बात वो कहता है ये तुम सबको याद रखनी है। वो एक सविस्तर प्रश्न में
पूछा जाता है, कहाँ का रहने वाला था, उसके घर में कौन कौन थे, वो रिक्शा क्यों चला रहा था। वैसे वह कई सवाल हमारे पाठ में है। वो कहता है कि आगरा में मेरा अपना घर है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। किसके? रिक्शा वाले। बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके बड़े भाई के जो ग्वालियर में रहते थे, उसने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था, शादीशुदा था। याद रखना, बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। और लेखक जो रिक्शा ड्राइवर था वो बीए पास था और नौकरी की तलाश में थे। ये सब है, वो मोस्ट आईएमपी है, सविस्तार प्रश्न में है। फिर से दोहराती हूँ कि रिक्शा वाला आगरा का रहने वाला था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। रिक्शा वाला बीए पास था और नौकरी की तलाश में था। जब वो एक दिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तब एक लड़की ने आकर उसको कहा, मुझको बचा लीजिए, मेरे पिताजी एक बूढ़े आदमी के साथ मुझको बेच रहा है। तो रिक्शा वाला को उसकी दया आ गई और उसने उस लड़की को बचा लिया। अब बचा तो लिया, अब उस लड़की का क्या करे? वो अपने साथ तो ले नहीं जा सकता क्योंकि उसका भाई और भाभी है। तो बाद में वो लड़की को कहता है कि तू अपने घर चली जा। तो लड़की कहती है, मैं मर जाऊंगी पर अपने बाप के घर नहीं जाऊंगी। जो मैं जाऊंगी तो फिर से वो मुझे किसी आदमी को बेच देगा। मुझे ऐसा नहीं करना है। कई समय तक उसने विचार करने के बाद रिक्शा वाला है वो उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। पुलिस वाले ने सब बातें सुनी और कहा कि अब इस लड़की को क्या किया जाए। अभी तो मैं उसको जो अनाथ आश्रम होता है उसमें रख देता हूँ, बाद में उस लड़की क्या करना है वो सोचेंगे। तो पुलिस वाला होता है वो इस रिक्शे वाले को, कि तब तो वो रिक्शा नहीं चलाता, तो उसको पूछता है कि क्या तुम इस लड़की के साथ शादी करोगे? तो वो कहता है मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो उसका कारण पुलिस वाला पूछता है, तो वह बोलता है कि मेरी शादी तय की गई है। मेरी जो भाभी है उसने अपनी बहन के साथ मेरी शादी कराने का फैसला कर दिया है और मेरा भाई के साथ मैं रहता हूँ, इसलिए मुझे मेरी भाभी की बहन के साथ शादी करनी पड़ेगी। ऐसा सुनता है तब पुलिस वाला उसको कहता है, इसके साथ शादी करने में तुझको कोई हर्ज है? तो कह नहीं, तो क्या उस तुम्हारी भाभी की बहन को तो दूसरा कोई सारा लड़का मिल सकता है, पर इस बिचारी को जो हम कुछ मदद नहीं करेंगे तो उसका बाप उसको फिर से बेच देगा। तो तुमको इससे शादी करने में क्या हर्ज है? तो वो बोलता है उस लड़की को तो पूछिए कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए मानेगी या नहीं। जब उस लड़की को शादी करने के लिए पूछा गया तो वो लड़की भी तैयार हो गई, क्योंकि जो रिक्शा वाला था वो पढ़ा लिखा था, बीए पास था, पर उसके पास नौकरी नहीं थी। तब उसके मन में विचार आया
कि जो थानेदार कहता है वो सच बात है कि भाभी की बहन तो पढ़ी लिखी है, उसको तो कोई भी अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, तो मैं तो इस लड़की से साथ शादी कर लूँ। तो वो उस लड़की के साथ शादी करता है। जब उसकी शादी हो जाती है तब वो लड़की को लेकर घर जाता है, तो उसका भाई उसके साथ झगड़ता है, भाभी भी झगड़ती है और उसको घर से निकाल देते हैं। जब उसको घर से निकाल देते हैं तब उसको खाने पीने की, रहने की कोई जगह नहीं मिलती और उसको कुछ पैसे भी उसके पास नहीं थे, नौकरी तो मिल नहीं रही थी। तब उसने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए रिक्शा चला लेते हैं, तो उसने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। उसमें उसको अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। इस तरह उसने जो लेखक थे उसको सब अपनी कहानी सुनाई। लेखक को भी ऐसा लगा कि ये एक अच्छा आदमी है। लेखक को उसके साथ ऐसा संबंध हो गया, उसको लगता है कि ये मेरा बेटा है। और रिक्शे वाले का तो माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो इसलिए उसने भी उसको अपना माँ बाप समझने लगा। एक दिन की यात्रा में उन दोनों के बीच एक आत्मीयता बन गई। जब दूसरे दिन लेखक अपने घर वापस जाने वाला था, तब उसने रिक्शा वाले का नंबर ले लिए थे और उसको फ़ोन करता है कि हमको स्टेशन में छोड़ने के लिए आओ। जब रिक्शा वाला उसको स्टेशन छोड़ने जाता है तब वो उससे पूछता है, क्या मैं कभी कभी तुमको फ़ोन कर सकता हूँ? तो लेखक तुरंत हाँ कह देते और कहते, जब भी तुम यहाँ ग्वालियर आओ तब तुमको मुझे ही अपना बेटा समझकर फ़ोन करना है, मैं तुमको जहाँ भी जाना होगा पहुँचा दूंगा। तब लेखक है उसको किराया देते, 500 रुपया देते, तो वो लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है, कभी अपने माँ बाप से किराया लेते हैं, कोई पुत्र अपने माँ बाप से किराया ले सकता है तो मेरे जैसा कोई खराब आदमी नहीं होगा। पर लेखक उसको ऐसा समझाता है और वो कहता है, तो हम जब भी आएंगे मैं तुमको कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। इस तरह दोनों की आपस की बातचीत के बाद रिक्शा वाले को रुपये रखने पड़ते हैं, पर यह तय किया जाता है कि जब भी लेखक ग्वालियर आए तो उसको ही बुलाना पड़ेगा। ऐसे एक अनजाने आदमी के साथ अनजानी जगह पे उसको एक दूसरे के साथ अपनापन छा जाता है, इतनी माया लग जाती है को सदा के लिए एक दूसरे के ऋणी हो जाते हैं। इस तरह लेखक की यात्रा की एक यादगार घटना इस पाठ में ली गई है। तो हवे आपणे पाठ समझीशू। बधा पोतानो पाठ्यपुस्तक खोले। पाठ 11 एक यात्रा यह भी। उसके लेखक है रामदास मिश्र और जन्म है सन 1924। जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब तक तो वो जीवित थे, उसकी मृत्यु हुई नहीं है।
सबसे पहले तो हम इस लेखक से परिचित हुए। मैंने अगले वीडियो में भी कहा था कि लेखक और कवि का नाम याद रखना है, उसमें जन्म मरण याद रखना है, इस पाठ काव्य को किसमें से लिया गया है, उसका प्रकार, ये सब याद रखना है। रामधरस मिश्रा जी हिंदी साहित्य में प्रथम कोटि के साहित्यकार है। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुवचित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचार्य। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आज सब उसकी लिखी हुई कॉपियाँ है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से सारी घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध के प्रेरणा प्राप्त होती है। नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी को एक आदर देना चाहिए, कोई अबला नारी की मदद करनी चाहिए, ऐसा इस पाठ में बोध मिलता है। जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध के प्रेरणा प्राप्त होती है। कर्तव्य बोध કે અમારી ફરજ શું છે એ આપણને આ પાઠમાં જોવા મળે છે। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। पाठ चालू थाय छे ત્યાં લેખકનું સૌથી પહેલું વાક્ય છે કે मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू એટલે यात्राथी डरवावाळो, मुसाफरीथी डरवावाळो छूँ। कोण के छे? लेखक। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है। જ્યારે પણ આપણે મુસાફરી કરવા માટે જાય કોઈ અજાણી જગ્યાએ તો ઊંડે ઊંડે એક આપણને ડર હોય છે કે રસ્તામાં શું થશે, ત્યાં આપણે સહી સલામત પહોંચી જશું, કેવા કેવા માણસોનો સામનો કરવો પડશે, અને ઉતરા પછી આપણે અજાણ્યા સ્થળે જાય તો આપણે ત્યાં કેવી રીતે બચશું, રિક્ષાવાળા છે એ આપણા પાસેથી કેટલું ભાડું લેશે, એ કોઈ પણ જાતની આપણને જાણ નથી હોતી એટલે આપણે ડરતા હોઈએ છીએ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, केवा केवा लोकोनो सामनो करवो पड़शे। आ पहलो ज प्रश्न है, ध्यान रखजो कि लेखक को यात्रा से क्यों डर लगता था। सबसे बड़ी असमंजसता तो अनुभव होती है, असहजता अनुभव होती है। तो कि अनुभव केवा केवा लोकोनो अनुभव थशे। घणी बधी वात आपणे एटला कड़वा अनुभव थई जाय छे जिंदगीमां कि आपणे गमे एम करीने तो ए आपणे भूलाता ज नथी। तो आवा कड़वा अनुभव थयेला होवाथी घणी बधी वखत आपणे यात्राथी डर लागे छे। अंट संट किराया मांगने वाला ऑटो वालों से शुं काम आपणे डर लागे? अंट संट એટલે કે મરજી પ્રમાણે मन फावे एटलू भाड़ू लेवू। अंट संट याद राखजो कि मरजी प्रमाणे भाड़ू लेवू, इच्छा प्रमाणे। एम थाय के आ तो अजाण्या छे, हालो ने 50 रुपया वधारे लई ल्यो, हकीकत में
ભાડું તો 50 રૂપિયા જ ચાલતું હોય, તો અજાણ્યા દેખીને 100 રૂપિયા લઈ લે, કારણ કે આને ક્યાં ખબર પડવાની છે અહીંયા શું ભાડું છે, કારણ કે આ તો અજાણ્યા લોકો છે. આવા લોકોથી આપણે છેતરાઈ જવા હોતા હોય છીએ, એટલે આપણને ડર લાગે છે. અંત સંત કિરાયા માંગને વાલે ઓટો વાલે, એટલે કે ઝાઝી બીક આપણને એનાથી લાગે છે કે મન માનું ભાડું પોતાના મરજી પ્રમાણે લેવાવાળા રિક્ષાવાળાથી. નए શહેર મેં કૈસે કૈસે લોગ મિલેંગે, નવા શહેરમાં જાય જાણે કેવા કેવા લોકોનો સામનો કરવો પડે. યહ ચિંતા ભી બની હોતી હૈ, આ ચિંતા કાયમને માટે એના મનમાં થયા રાખી છે. શું કામ? કે આપણે એક અજાણી જગ્યાએ જાય છીએ, અજાણ્યા લોકોને મળી છે, અજાણ્યા લોકોનો સામનો કરવો પડે છે, તો એ લોકો આપણે સહી સ્થળે પહોંચાડશે, સાચું ભાડું દેશે, સાચા જવાબ દેશે. ઘણા બધા એવા હોય છે કે કોકને હેરાન કરવામાં જ એને મજા આવતી હોય છે, એટલે એ લોકો સવડાવને બદલે અવડા રસ્તે ચડાવે. જ્યારે આવા અનુભવો આપણે જીવનમાં થાય છે, ત્યારે આપણે ઘણા બધા લોકોનો વિશ્વાસ કરવાનો છોડી દઈએ છીએ. તો इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया. लेखक ક્યાં ગયા હતા? તો કોઈ ગ્વાલિયર. કોને મળવા માટે? તો એક ડૉક્ટરને મળવા માટે. તો કે આ વખતે એક ડૉક્ટરને મળવા માટે થઈ ને લેખકને ગ્વાલિયર જવું પડ્યું. પત્ની સાથથી, એકલા નહોતા, એની સાથે એની પત્ની પણ હતી. इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी. आश्वस्ति એટલે આશ્વાસન, એક ધરપત હતી કે હું એકલો નથી, કારણ કે મારી સાથે બીજું છે, એટલે છેતરાવાનો કોઈ ડર રહેશે નહીં. स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए. ऑटो वाला એટલે રિક્ષાવાળા જેવા ઉતરા સ્ટેશન ઉપર, તરત જ ઘણા બધા રિક્ષાવાળા આવ્યા. ચાલો બાબુજી ક્યાં જવાનું છે, ચાલો ક્યાં જવાનું છે, અમારી રિક્ષામાં બેસાડો, ચાલો ક્યાં મૂકી જાઓ, તમારે ક્યાં જવું છે, આવા અનેક પ્રશ્નો પૂછવા લાગે છે. હમ ચૂપચાપ આગે બઢતે, પણ કોઈને જવાબ આપતા નથી, એમને આગળ ચાલવા લાગે. એક નવયુવક ઓટોવાલા સાથ લગ ગયા. એક નવયુવક એટલે યુવાન છોકરો એની સાથે રિક્ષા લઈને ચાલવા લાગ્યો. હમ કુછ બોલે બિના આગે બઢતે રહે. પોતે કાંઈ એને જવાબ આપતા નથી, પણ પોતે એમને ચાલવા લાગે છે. તો ફિર हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ આવી. જવાબ નહોતા થતા, ઓલો ક્યારનો પૂછતો હતો કે બાબુજી તમારે ક્યાં જવું છે, ચાલો હું તમને મૂકી જાઉં. જ્યારે એને કાંઈ જવાબ નથી મળતો એટલે પોતે બોલે છે. શું બોલે છે? बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? जाएंगी तो कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? आ एक वाक्य लेखकने रोकी दीधा. आ एक ज वाक्य लेखकने गमी गયું. એણે શું કીધું કે ક્યાંક તો જાશો ને, ક્યાંક જવા માટે તમે બીજી તો રિક્ષા પકડશો જ ને, તો બીજી રિક્ષા પકડો તો તમને મારી રિક્ષામાં શું વાંધો છે? આમ પોતે પ્રશ્ન કરે છે. આ વાક્ય લેખકને ગમી જાય છે. तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी. स्वीकृति देवी એટલે માની જાઓ, એટલે કે એના અવાજમાં એવું કંઈક આકર્ષણ હતું, એવી કંઈક લાગણી મહેસૂસ થઈ કે લેખકે માનવું જ પડ્યું કે ના ના બીજા રિક્ષા તો બાંધવી છે ને, તો પછી આનામાં શું વાંધો છે, આપણે બેસી જાય એમ. વહ પ્રેમ ભરી બાતે કરતા રહા. રિક્ષામાં બેઠા એટલે બંને વચ્ચે સામાન્ય વાતચીત ચાલુ થઈ. और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया. ने जे डॉक्टर પાસે જવું હતું એના પાસે એને પહોંચાડી દે છે. उसके द्वारा बताई वंचित पैसे देकर
डॉक्टर के घर की कोल बेल बजाई, वांछित पैसे એટલે કે ઈચ્છા પ્રમાણે પૈસા આપી અને ડૉક્ટરના ક્લિનિકની ડોરબેલ વગાડે છે, ઘંટડી। જ્ઞાત હુઆ કે ડૉક્ટર ને ક્લિનિક की जगह બદલ દી। જ્યારે અંદરથી કોઈ વ્યક્તિ આવ્યો અને એણે કીધું ત્યારે ખબર પડી કે ડૉક્ટરે તો દવાખાનું બદલાવી નાખ્યું છે। ऑटोवाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार करत। आ बाजू रिक्शावाळो छे ए आ लोकोने लेखकने ने उतारी दे छे, पछी जतो नथी रहेतो, पाछो अहींया ऊभो होय छे। हमें नई जगह पर पहोंचा दिया અને જેવા લેખકની નીચે ઉતરે છે તે જે ડૉક્ટરનું બીજું સરનામું હતું ત્યાં એને પહોંચાડી દીધું। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, પહેલાંનું ભાડું તો આપી દીધું, પછી બીજી વખત પાછા બેઠા એટલે લેખકે પૂછ્યું કે તમને કેટલું ભાડું આપું। બાબુજી જો ઈચ્છા હો દે દીજીએ। શું કહે છે? જો તમારી ઈચ્છા હોય, તમને મન થાય એટલું આપી દો। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है, એટલે કે જે તમે મને પહેલાં આપ્યું હતું એ તો વધારે થઈ ગયા છે। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? वरी पाछू पूछ्યું કે ડૉક્ટરને મળીને પાછું તમારે ક્યાં જવું છે? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेखके कीधुं कि आ होटल में अमारे जवानुं छे, पण तू जा, अमने आया कदाच मोडुं पण थई शके छे, कारण के डॉक्टर ने बतावा गया होय एने चेकअप करे, बातचीत थाय तो वार लागे, कि तू तारे जा, अमने आया मोडुं पण थई शके छे। वह कुछ बोला नहीं, रिक्शावाळाए कांई जवाब आप्यो नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए અને અંદર પોતે પતિ પત્ની ડૉક્ટર પાસે જાય છે। ઘંટા પર બાદ निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। 1 કલાક પછી પોતે બહાર આવ્યા તો જોયું કે પેલો રિક્ષાવાળો તો ત્યાં ને ત્યાં ઊભો છે। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। હવે એવું ખબર પડી કે આ રિક્ષાવાળો કંઈક અલગ જ છે। બધા રિક્ષાવાળા કમાવાની દ્રષ્ટિએ મુસાફરોને બેસાડતા હોય છે, પણ આ વ્યક્તિ તો કંઈક અલગ જ છે કે એનામાં અલગ જ લાગણી છે, એટલે એને એવું લાગે છે। वह हमारे भीतर घर करता गया, એટલે એક એનું સ્થાન લેખકના હૃદયમાં બનતું ગયું, एक सारापणानी छाप ऊभो करतो हतो। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? शू कहे छे? होटले पहोंचाड़ी दीधा, पछी कहे हवे हूँ क्यारे आऊँ? कारण के एक जातनी लागणी एकबीजाने बंधाई गई छे। यानी लेखक पूछे केम, शू कहेवा मांगे छे? हवे क्यारे आऊँ? हवे मारे क्यांय नथी जवानुं। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ने, તમે આ નવા શહેરમાં આવ્યા છો, તમારી પાસે તો ટાઈમ છે, તો આ શહેર તો જોશો ને, ફરવા જાશો ને, એમ જોવાલાયક સ્થળો જો। આપકો જ્યાં જાના હોગા મેં લે ચલુંગા, તમારે જ્યાં જવું હશે ત્યાં હું તમને લઈ જઈશ। વૈસે અહીંયા કબ તક હે? તમે ક્યાં સુધી અહીંયા રોકાવાના છો? તો હું તમને બધું જ દેખાડવા લઈ જઈશ, કારણ કે આના ખૂણે ખૂણા ગ્વાલિયરના મેં જોયા છે અને શું જોવાલાયક છે એ પણ મને ખબર છે। કલ શતાબ્દી से लौटेंगे, શતાબ્દી એક્સપ્રેસનું નામ છે ગાડીનું, કે એમાં અમે પાછા જવાના છીએ। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ, કે તમને ફરવા લઈ જવા માટે ક્યારે આવું? ભાઈ આજ તો થકે, કે આજ તો અમે થાકી ગયા છે, આરામ કરેંगे, कल घूमेंगे। आज आखो दिवस तो आम फर्या એટલે થાકી ગયા છીએ, કાલે ફરવા જાશું। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर,
मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। काले જ્યારે તમે તૈયાર થઈ જાઓ ત્યારે મને ફોન કરજો। આ મારા મોબાઈલ નંબર છે, તમે જ્યારે ફોન કરશો ત્યારે હું આવી જઈશ તમને લેવા માટે। અરે तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, फोन नंबर दिए છે, બધું दिए છે, હજી સુધી એકબીજાના નામની ખબર નહોતી। એટલે લેખક પૂછે છે કે તારું નામ શું છે? મોહન। છોકરાનું નામ હતું મોહન। અને મોહન નામ પણ યાદ રાખજો। મોહન અચ્છા નામ હે। મોહન એટલે મનને હરનાર, એટલે કે મોહન એક સારું નામ છે। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। बीजे दी सवार थई। मोहन छे એ લેખકને લેવા માટે આવે છે અને ફરવા માટે જાય છે। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। एक પછી એક સ્થળ લેખકને અને એની પત્નીને દેખાડે છે। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। लेखक तो मोटा હતા એનાથી, તો એને કઈ રીતે બોલાવા? તો કે એને બાબુજી અને લેખકની પત્નીને અમ્મા એટલે કે માં, બાપુજી અને બા તરીકે એને સંબોધતો હતો। ઘૂમ ઘુમાકર હોટલ પર લौटे। બધું જ જોવાનું હતું એ દેખાડી દે છે, એ ફરીથી પાછા હોટલે આવે છે। तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। બધે આખો દિવસ એની સાથે હતો। હજી હોટલે પહોંચ્યા તો લેખકે એને ચા પીવા માટે અંદર બોલાવ્યો। वह बहुत संकोच से साथ आया। चाय पान के साथ उनकी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। चाय के साथ कौन सी बातें होती थी? ચા પીવા અંદર બોલાવે છે તો એની સાથે સાથે પારિવારિક એટલે કુટુંબને લગતી અંગત વાતની ચર્ચા શરૂ થઈ। ક્યારે? चाय पान के साथ। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखकनी पत्नी एने प्रश्न पूछे छे कि तू ग्वालियरनो छो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मूलतः એટલે મૂળ કે જે આપણું વતન કહેવાય એમ, તો કે ના માં બા હું તો મૂળ તો આગ્રાનો છું। यहाँ आना पड़ गया। आना पड़ गया એટલે આવવું પડ્યું। મારે આવવું તો નહોતું પણ મારી મજબૂરી હતી એટલે મારે અહીંયા આવવું પડ્યું। તો આ પાઠ આપણે અત્યારે અહીંયા સુધી રાખશું। હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું ત્યારે આગળની ચર્ચા કરીશું। તો આના થોડાક જે પ્રશ્ન છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું। इस पाठ के लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। लेखक को किससे डर लगता था? तो लेखक को यात्रा से डर लगता था। वो यात्रा भीरु थे। उसको यात्रा से क्यों डर लगता था? कि रास्ते में न जाने किन किन लोगों का सामना करना पड़ता, कैसे लोग मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा तो रिक्शे वाला कितने रुपये लेंगे वो उसको डर लगता था। लेखक को कहाँ जाना था? तो लेखक को ग्वालियर एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था। नवयुवक का नाम क्या था? तो नवयुवक का नाम मोहन था। मोहन की कौन सी बात लेखक को अच्छी लगी? उसने बोला था कि कहीं तो जाएंगे ने, किसी की तो ऑटो रिक्शा करेंगे ने, तो मेरी ऑटो क्यों नहीं? उस बात को लेखक को अच्छी लगी। ऑटो वाला लेखक को कैसे बुलाता था? तो लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को
अम्मा कहकर बुलाता था। चाय के साथ कौन सी बात शुरू होने लगी? चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक बातें शुरू हो गई थी। उसका मूल गांव मोहन कहाँ का रहने वाला था? तो मोहन है वो आगरा का रहने वाला था। ऐसे ऐसे कई सवाल इस पाठ में है। तो आ पाठ આપણે અત્યાર સુધી અહીંયા રાખશું। હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળીશું ત્યારે આગળની ચર્ચા કરીશું। આભાર।